नमस्कार प्यारे बच्चों। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना यमुनानगर आपका स्वागत करता है। मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। आज 12वीं कक्षा का दूसरा जो अध्याय है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, वो वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे और उसमें जानेंगे कि एक दल के प्रभुत्व के दौर का क्या मतलब है और कैसे एक दल का प्रभुत्व बना रहा। आज आप क्या सीखेंगे, हम क्या जानेंगे उसके बारे में। 3 चीज़ें हैं इस प्रश्न में। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कैसे एक चुनौती था। पिछले अध्याय में जब हम कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, तो जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, एक लंबे समय की गुलामी के बाद, तो देश के सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी। उनमें से मैंने आपको 5 चुनौतियां गिनवाई थी। छोटा सा एक रिमाइंड कर लेते हैं उनमें से। पहला, मैंने आपको बताया था कि देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, और दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। उसका वर्णन करते हुए बताया था कि अगले के अध्याय में, जो आगे अध्याय आएगा, उसमें हम आपको थोड़ा सा डिटेल में उस चुनौती के बारे में बताएंगे कि जब संविधान बनाया गया और संविधान को लागू किया गया, तो लोकतंत्र देश में एक नई शासन प्रणाली की स्थापना की बात कही गई थी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। जबकि इससे पहले भारत में राजतंत्र था, राजाओं का शासन होता था। आपने देखा है कि देश में 565 देशी रियासतें थी। अगर भारत के शासन की बात करें तो भारत का शासन भी ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाता था, महारानी के सीधे नियंत्रण में था। इसके बाद इस चैप्टर में हम, या इस प्रश्न में हम पहले 3 आम चुनावों का विश्लेषण भी करेंगे कि कौन से दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई, और पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की प्रभुता या प्रधानता के क्या कारण थे, ये हम नेक्स्ट वाले टाइम में करेंगे। इस समय हमारा जो जोर है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कैसे एक चुनौती था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसमें देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने की बात कही गई थी। लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ लोगों की, अर्थात जनता की सरकार से, जिसमें लोगों का शासन होता है। ऐसी सरकार में लोग चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव के द्वारा, मैंने आपको बताया कि चुनाव होते हैं और उम्मीदवार खड़े होते हैं, लोग अपने वोट देते हैं, जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोटें मिलती है वो जीत जाता है, और बाद में फिर जनता की तरफ से वो शासन चलाता है। तो ऐसी सरकार में लोग चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से सरकार चलाते हैं। अतः लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए चुनाव करवाना जरूरी था। जिस सरकार की हम स्थापना करवाने जा रहे थे, उसके लिए देश में चुनाव करवाना जरूरी था, और चुनाव करवाने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना करना जरूरी था जो निष्पक्ष रहकर, किसी का पक्ष लिए बगैर चुनाव करवा सके। तो चुनाव जो जब होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस संस्था के ऊपर सारा उत्तरदायित्व होता है, उसके लिए जरूरी है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष, ताकि चुनाव जो जीते हैं और जो चुनाव हारे हैं, हारने वाले उम्मीदवार को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी प्रकार का पक्षपात हुआ है। इसलिए चुनाव करवाने के लिए जब लोकतंत्र की स्थापना करने जा रहे थे, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए प्रतिनिधि चुनने थे, और जो चुनने का काम था कि वो चुनाव को करना था, चुनाव के द्वारा होना था। तो चुनाव करवाने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना करना जरूरी था जो निष्पक्ष रहकर चुनाव करवा सके। इसलिए देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई, और सुकुमार सेन को देश का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। सुकुमार सेन आपने याद रखना है, आमतौर पर परीक्षा में पूछा जाता है कि देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन को देश का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। चित्र है उनका, अगर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहा है। ये पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त
कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा जी। इसमें आगे आपका चित्र भी देख रहे हैं उनका, सुनील अरोड़ा जी का। ये वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस समय हमारा जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्य हैं, इसके अलावा 2 सदस्य हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त और हैं। शुरू में यह लगा कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में बड़ी आसानी से करवा लिया जाए। ऐसा महसूस हुआ कि कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से चुनाव करवा लिए जाएंगे। लेकिन बाद में यह अनुभव किया गया कि भारत जैसे देश का मतलब है कि एक बड़े विशाल देश में चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था। ये शुरू के मानने थे, लेकिन बाद में जब हकीकत में धरती पर जाके देखा गया, जब असली देखा गया, तो चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था। क्यों नहीं था आसान काम? उसके कुछ कारण थे। पहला, क्योंकि उस समय तक न तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था। चुनाव क्षेत्र समझते हो कि एक निर्धारित क्षेत्र तय करना बहुत जरूरी था कि कहाँ से उम्मीदवार को, कितने बड़े क्षेत्र से उम्मीदवार को चुना जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं तय किया गया था। आप अगर जानते हैं, अगर देखते हैं कि 565 देशी रियासतों को शामिल किया गया था, ब्रिटिश भारत को शामिल किया गया था, तो ये एकदम से फिर चुनाव क्षेत्र वाला जो काम था वो एकदम से नहीं किया जा सकता, उसमें टाइम लगना जरूरी था। सीमाएं तय करना कि एक चुनाव क्षेत्र कितनी दूर तक होना है, और लोकसभा क्षेत्र की भी सीमाएं तय करनी थी, उसके बाद राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव करवाए जाने थे। तो एक राज्य की जो सीमा है उसको कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, ये आसान काम नहीं था। ये शुरू में लगा कि आसान काम है, लेकिन बाद में जब देखा गया हकीकत में तो इतना आसान काम नहीं था। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन नहीं किया गया था। अब देखो, अगर आप देख रहे हैं, ये हरियाणा का नक्शा है, तो इसमें ये जो लाइनें खींची गई हैं जिसमें माउस के द्वारा, ये देखो, ये अंबाला चुनाव क्षेत्र है, फिर ये कुरुक्षेत्र चुनाव क्षेत्र है इतना बड़ा। अगर हम लोकसभा की दृष्टि से देखें तो ये लोकसभा की दृष्टि से है, ये करनाल चुनाव क्षेत्र है। तो टोटल ये सीमा जो तय करने का काम था ये इतना आसान नहीं था कि कितने बड़े क्षेत्र में एक चुनाव क्षेत्र बनाया जाएगा, ये एक मुश्किल काम था। ये लोकसभा की दृष्टि से है। अगर विधानसभा की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे हरियाणा को 90 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है और इस तरह से उनको बनाया गया है। तो ये जो राज्य विधानसभाओं के जब चुनाव करवाए जाने थे और उनके जो सीमांकन का काम था वो भी आसान काम नहीं था। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि कैसे चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया जाए, और न ही मतदाता सूचियां तैयार की गई थी। मतदाता सूचियां भी तैयार करना जरूरी था कि कितने लोगों के वोट डलवाने हैं, वो भी तय करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मुख्य लोगों को होता था तो उनकी वोट डलवा दी जाती थी, और ना ही मतदाता सूचियां तैयार की गई थी। इन दोनों कामों में समय लगना जरूरी था। इसलिए बाद में महसूस किया गया कि भारत जैसे देश में चुनाव करवाना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि ना तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था और ना ही मतदाता सूचियां तैयार की गई थी। इसके अलावा जब पहली मतदाता सूची प्रकाशित की गई तो 40 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके कोई नाम ही नहीं थे। ये भी एक अजीब प्रकार की व्यवस्था थी कि जब देश आजाद हुआ, अब तो नाम रखने की परंपरा चल पड़ी है, तो पहले नहीं होते थे। तो इसके अलावा मतदाता सूची जब प्रकाशित हुई पहली और लोगों से आपत्तियां मांगी गई तो 40 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके कोई नाम नहीं थे। इन्हें फलाने की बीबी, फलाने की माँ के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे कि ये क्या कहते हैं कि रामफल की बहू है, ये रामधन की माँ है। तो जब चुनाव आयोग के सामने ये स्थिति को लेकर गए तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया बिल्कुल कि बगैर के नाम की कैसे वोट डलवाई जाए। तो 40 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके कोई नाम ही नहीं थी, इनको ऐसे ही नाम से पुकारा जाता था। ये भी एक अजीब प्रकार की उस समय प्रॉब्लम सामने आई। इसके अलावा उस समय देश में 40 करोड़ मतदाता थे। जब देखे गए, जिनकी वोट डालने के देखे गया तो 40 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से केवल 15% ही पढ़े लिखे थे। जबकि लोकतंत्र इस बात की मांग करता है कि मतदाता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ताकि वो धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट दे सके, बल्कि एक ऐसे ईमानदार उम्मीदवार को चुन सके जो देश के विकास के लिए सहयोग दे सके। तो 17 करोड़ मतदाताओं में केवल 15% पढ़े लिखे थे, जबकि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहां पर ज्यादातर लोग शिक्षित हैं। इसके अलावा भारत में ज्यादातर मतदाता अनपढ़ और गरीब थे। गरीबी भी लोकतंत्र के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा है। आप पिछली क्लासों में कर चुके हैं कि गरीब आदमी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना होती है। उसे इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि देश का शासन किसके हाथों में चल रहा है,
इसलिए कई बार गरीब आदमी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी गरीबी से तंग आकर, अपनी गरीबी से दुखी होकर अपने वोट को ऐसे उसको उम्मीदवार को बेच देता है जिसको देश के विकास से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये दो जो मुख्य चुनौतियां थी, अनपढ़ता और गरीबी, ये भी लोकतंत्र के मार्ग में बाधा थी, जबकि हम लोकतंत्र की स्थापना करने जा रहे थे। इसलिए भारत जैसे देश में लोकतंत्र को सफल बनाना एक मुश्किल काम था। मुश्किल आप समझ गए होंगे, 17 करोड़ मतदाता थे, सिर्फ 15% पढ़े लिखे थे, ज़्यादातर मतदाता गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसके अलावा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन नहीं किया गया था, मतदाता सूचियां तैयार नहीं की गई थी। जब मतदाता सूचियां तैयार की गई तो 40 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके कोई नाम ही नहीं थे, जबकि नाम होना जरूरी है। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाना भारत के लिए उस समय एक मुश्किल काम था। तभी हम कहते हैं लोकतंत्र की स्थापना करना भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता था जब मतदाता पढ़ा लिखा हो और अपनी गरीबी से ऊपर उठकर मतदान कर सके, पढ़ा लिखा हो और वह अपने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मतदान करे। इसके अलावा उस समय भारत में सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया था। सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया था, जिसके द्वारा देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया गया था। देश के प्रत्येक, जो एक निश्चित आयु पूरी करता था, धर्म जाति बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। जबकि उस समय तक यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि हमने सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार प्रणाली को अपनाया था। और एक खास बात और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब संविधान निर्माण का काम चल रहा था और संविधान पर बहस आरंभ हुई, तो एक विषय जो बिना किसी विवाद के, बिना किसी मतदान के पास कर दिया गया, कोई उस पर बहस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार प्रणाली था। हमारे संविधान के निर्माता चाहते थे कि देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में वो अपनी भूमिका निभा सके। जबकि हम वो वाली चीज लेकर आ रहे थे जहां पर यूरोप में बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, जबकि हमने सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार प्रणाली को अपनाया था। क्या है सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार प्रणाली, ये भी आमतौर पर पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार होता है। भारत में वोट देने की आयु इस समय 18 वर्ष है। तो देश में प्रत्येक स्त्री पुरुष को, आप अच्छी प्रकार से सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार प्रणाली के अर्थ को समझ लीजिए, ताकि जब ये आए तो आप इसको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार होता है। अतः उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार देना एक जोखिम भरा काम था, जबकि यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, हम दे रहे थे। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार देना एक जोखिम भरा काम था। इसलिए पहले आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। क्या आता है आमतौर पर क्वेश्चन कि कौन से चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। एक प्रकार से जुआ ही खेल रहे थे हम कि अगर सफल हो गया, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, सभी लोगों ने अपने धर्म जाति से ऊपर उठकर मतदान किया तो सफल हो जाएगा, नहीं, ये जुआ है। तो इसलिए पहले आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता है। पहला आम चुनाव कब हुआ, अब ये भी जान लेते हैं कि पहला आम चुनाव कब हुआ, क्योंकि शुरू में लगा था कि पहला आम चुनाव आसानी से हो जाएगा। पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक करवाया गया। अक्टूबर 1951 से 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था, लेकिन चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करने में और मतदाता सूचियां बनाने में, उनको प्रकाशित करने में एक लंबा समय लगा। इसलिए अक्टूबर में जाकर ही चुनाव करवाना संभव हो सका। तो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक करवाया गया, क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में चुनाव 1952 में करवाए गए थे, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहते हैं। याद रखना है आपने, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पहला चुनाव कब हुआ, पहला आम चुनाव कब हुआ, तो आपने याद रखना है कि पहला आम चुनाव, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में चुनाव 1952 में हुए थे, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहते हैं। जब पहले आम चुनाव के
चुनाव परिणाम सामने आए तो यह बात हर जगह मानी गई कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को अच्छी तरह से अंजाम दिया था। जब चुनाव नतीजे सामने आए तो भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास पूरे जगह ये बात मानी गई कि जनता ने, जो भारत की जनता थी, ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग, एक लंबा प्रयोग हम करने, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रणाली को हमने लागू किया था, तो इसलिए एक बड़ा प्रयोग हम कर रहे थे, सबसे बड़े प्रयोग को अच्छी तरह से अंजाम दिया था। हारने वाले जो उम्मीदवार हार जाते हैं, जो आमतौर पर जीतता एक ही है, उसके बाद ज़्यादातर लोग हारते ही हैं, और हारने वाले उम्मीदवार को ये लगता है कि कोई हेराफेरी हुई होगी जिसके कारण मैं हारा, लेकिन ना, पहले आम चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इस बात को माना कि चुनाव निष्पक्ष हुए थे, कोई हेराफेरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भी इस बात को माना। इसलिए 1952 के चुनाव को पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। मील का पत्थर, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आमतौर पर आ जाता है कि किस चुनाव को इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। 1952 के चुनाव को पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में, क्योंकि हम वो सिद्ध करने जा रहे थे, वो एक आदर्श स्थापित करने जा रहे थे जो आने वाली समय में हमारे जो चुनाव होने थे उनके लिए मील का पत्थर साबित होना था। इसलिए इसको मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया था कि चुनाव गरीबी और अनपढ़ता के माहौल में भी करवाए जा सकते हैं। जबकि ये माना जाता है कि गरीबी और जो अनपढ़ता है वो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, चुनाव के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन पहले आम चुनाव ने इन सभी बातों को, जो गलतफहमियां थी, गरीबी और अनपढ़ता जिसको हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है, उनको गलत सिद्ध कर दिया था। क्योंकि 1952 के चुनाव ने सिद्ध कर दिया था कि चुनाव गरीबी और अनपढ़ता के माहौल में भी करवाए जा सकते हैं। चुनाव परिणाम देख लेते हैं, कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ और किस किस दल को क्या क्या प्राप्त हुआ। 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। उसे लोकसभा की 489 सीटों में से, उस समय 489 सीटें थी लोकसभा की, 364 सीटें मिली थी। उसे लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही, दूसरी वाली जो पार्टी थी वो दूसरे नंबर पर रही, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और उसे मात्र 16 सीटें मिली। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ कांग्रेस को 489 सीटों में से 364 सीटें मिल रही थी, वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो दूसरे नंबर पर रही थी उसे 16 सीटें मिली थी। अगर हम ये कहें कि विपक्ष वाली जो भूमिका निभाने की भी वो स्थिति में नहीं थी कि विपक्ष की भूमिका निभा सके। लोकसभा के चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी करवाए गए थे। लोकसभा के साथ राज्य विधानसभा के भी साथ में करवाए गए थे। राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। अतः यह कहा जा सकता है कि पहले आम चुनाव के बाद पूरे देश में कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ। सभी राज्यों में, जहाँ जितने भी राज्य थे उस समय, तो सभी में कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ पर भी कोई दूसरा दल सत्ता में नहीं आ सका। तो पहला आम चुनाव आमतौर पर यह माना जाता है कि कांग्रेस का चुनाव था। दूसरा आम चुनाव, उसमें आपने जोड़ते जाना है, बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपने पहला चुनाव याद कर लिया कि वो 1952 में हुआ था, तो 5 जोड़ो उसमें। 5 साल के बाद भारत में चुनाव होते हैं, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि दूसरा आम चुनाव 1957 में ही होगा। 1957 में जो दूसरा आम चुनाव हुआ उसको भी जान लेते हैं, उसमें क्या हुआ। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। पहले चुनाव में, इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। उसे लोकसभा की 494, पहले में 489 सीटें थी, अब सीटें बढ़ गई थी जब दूसरा आम चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी, जो दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। उसे लोकसभा की 494 सीटों में से 371 सीटें मिली। 494 सीटों में से, ये संख्या आपने याद रखनी है बच्चों, कई बार आ जाता है कि दूसरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, पहले चुनाव में कितनी सीटें मिली थी। 371 सीटें मिली, पूर्ण बहुमत से भी बहुत ज़्यादा था ये। अब की बार भी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो पहले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी,
तो इस बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे सिर्फ मात्र 27 सीटें मिली। एक नई अब की बार जो दूसरा आम चुनाव हुआ था, तो जो केरल राज्य था वहां पर एक कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। ये देश के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही थी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत, जबकि इस पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। क्या कारण रहे वो देख लेते हैं। ये भारतीय साम्यवादी कह लीजिए या कम्युनिस्ट पार्टी कह लीजिए, चुनाव चिन्ह है उसका, क्योंकि बाली और दांती का चुनाव चिन्ह है उनका। 1957 के दूसरे आम चुनाव में केरल में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। बड़ी अजीब प्रकार की स्थिति थी ये, तो इसलिए आपकी किताब में है कि पहली बार किसी देश में जहां पर पहली चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, चाहे वो केंद्र स्तर पर था चाहे वो राज्य स्तर पर था, लेकिन केरल में अलग प्रकार की व्यवस्था दूसरे चुनाव में देखने को मिली। केरल में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहां विधानसभा के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को टोटल जो सीटें थी 126 सीटों में से 60 सीटें मिली। जीतने के लिए 63 चाहिए थी, तो 60 सीटें उसको मिल गई थी। इस पार्टी ने 5 आजाद उम्मीदवारों की सहायता से केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है, तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और किस पार्टी की थी, तो अपने प्यारे बच्चों याद रखना है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की थी जो केरल में बनी थी 1957 में। EMS नमुद्रीपाद, इलमकुलम मनक्कल शंकरन नमुद्रीपाद पूरा नाम था उनका, छोटा नाम कहते हैं। EMS नमुद्रीपाद केरल के पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने। पहले कम्युनिस्ट या गैर कांग्रेसी भी हम कह सकते हैं, या पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने EMS नमुद्रीपाद। ये आप चित्र देख रहे हैं उनका, जो केरल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये आप चित्र देख रहे हैं उनका, ये नाम इनका EMS नमुद्रीपाद। EMS नमुद्रीपाद की खास बात ये थी कि वे हकला कर बोलते थे, हकलाते थे बोलते हुए। तो जब कोई उनसे पूछता था कि क्या आप हमेशा ही हकलाते हैं, तो उनका जवाब होता था नहीं, केवल तभी जब मैं बोलता। तो बड़े मजाक वाले आदमी थे, तो मजाक में ही सभी चीज़ों को कह देते थे। तो आप समझ गए होंगे कि नहीं, केवल तभी जब मैं बोलता हूँ। EMS नमुद्रीपाद 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 5 अप्रैल 1957 से लेकर 31 जुलाई 1959 तक, 2 साल तक रहे पहली बार, और दूसरी बार 6 मार्च 1967 से लेकर 1 नवंबर 1969 तक। ये भी जानकारी जानना जरूरी है आपके लिए। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी थी। दुनिया में यह पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी थी। ये जो लाइनें हैं इन पर जोर देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो साम्यवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो क्रांति में विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि अगर आपने देखा हो कि रूस में जो क्रांति आई थी वो साम्यवादी क्रांति उसको कहते हैं। तो उनका ये मानना है कि मजदूरों को वो एकजुट होने के लिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको मार दो, उनकी फैक्ट्रियों को छीन लो, जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनको मार दो, उनकी ज़मीनों को छीन लो। तो वो क्रांति की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारत में उसका उल्टा हो रहा था। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक क्रांति से नहीं बनी थी बल्कि वोट डालकर बनी थी। तो ये एक बड़ी बात हो रही थी पूरी दुनिया में कि वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बन रही थी। सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने राज्य में कई कल्याणकारी नीतियां लागू की, लेकिन राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। जब वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो उसको ये बात अजीब लगी। तो इसी बात को लेकर कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, इस बात को लेकर राज्य की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 1959 में केंद्र सरकार ने धारा 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। धारा 356 आप जानते हैं, जो ये कहती है कि यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश कर सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो
तो 1959 में केंद्र सरकार ने धारा 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने का यह पहला उदाहरण था। दूसरे राज्यों में किसी आधार पर करी गई हो वो दूसरी थी, लेकिन जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने का यह पहला उदाहरण था। 1960 में केरल में मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि आप जानते हैं कि जब बीच में सरकार गिर जाती है तो जो चुनाव करवाए जाते हैं उनको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। 1960 में केरल में मध्यावधि चुनाव हुए और वहां फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। तीसरा आम चुनाव, फिर उसमें 5 जोड़ दीजिए, 1957 में दूसरा हुआ था, तो तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली। उसे लोकसभा की 494 सीटों में से 361 सीटें मिली। अब की बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 29 सीटें मिली। तो आप देख सकते हैं कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो सीटें हैं बढ़ती जा रही हैं, थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस एक भारी बहुमत से जीत रही है। तो पहले 3 आम चुनावों के निष्कर्ष हम जान लेते हैं कि क्या निष्कर्ष है, कैसे कैसी व्यवस्था रही। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटें आप देख रहे हैं, एक तरफ चुनाव लिखा हुआ, एक तरफ कांग्रेस की सीटें लिखी हुई है। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, 479 सीटें थी, कांग्रेस को 364 सीटें मिली। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ, 494 सीटें थी, कांग्रेस को 371 सीटें प्राप्त हुई। और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ, 494 सीटें थी और कांग्रेस को 361 सीटें प्राप्त हुई। पहले 3 आम चुनाव के परिणाम देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि पहले तीनों आम चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी प्रभुता स्थापित की। इसलिए रजनी कोठारी, नाम याद रखना है, रजनी कोठारी ने 1952 से 1967 तक के काल को एक दल की प्रभुता का युग कहा है। आता है आमतौर पर कि किसने 1952 से 1967 तक के काल को एक दल की प्रभुता का युग कहा जाता है। एक अलग प्रकार से भी आ सकता है, एक दल की प्रभुता का युग कब से कब तक रहा, तो आपने याद रखना है 1952 से लेकर 1967 तक, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस की सरकार बनती रही, इसलिए एक ही दल का प्रभुत्व बना रहा। जोया हसन ने एक और लेखक हुए हैं, 1952 से 1967 तक के काल को कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस व्यवस्था का नाम दिया है। कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस व्यवस्था का नाम दिया है। 1952 से 1967 तक के काल को कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस व्यवस्था का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन चुनावों में अनेक दलों के होते हुए भी कांग्रेस ने अपनी प्रभुता स्थापित की। दूसरे दल ऐसा कि सिर्फ कांग्रेस ही था, दूसरे दल थे। अभी जब हम करेंगे राजनीतिक दलों का विकास इसी वाले अध्याय में, तो नेक्स्ट वाला जब चैप्टर करेंगे तब आपको बताएंगे कि भारत में कौन कौन से दल थे। लेकिन एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी, लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे, दूसरे दल थे उनको रोका भी नहीं गया था कि कांग्रेस को खड़े नहीं, चुनाव में उनको रोका जाता था। लेकिन एक अलग प्रकार की कोई चीज़ थी जिसके वो कारण करेंगे कि क्यों लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, कि वो अलग से करेंगे हम। तो इसलिए अनेक दलों के होते हुए भी कांग्रेस ने अपनी प्रभुता स्थापित की। तो पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस की प्रभुता या प्रधानता के कारण ये हम नेक्स्ट वाले प्रश्न में करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।